हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास में हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड यूनिट शुरू करेंगे। आपकी जो हमने अगली जो क्लासें ली, पिछली जो क्लासें ली है उसमें आप स्पेक्ट्रोस्कोप यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे और सिलेबस में जो धातुओं के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड दिए हुए हैं उनकी हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक, तो आगे देखिए ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की डेफिनेशन कि ये ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो विशिष्ट गुण वाले वे यौगिक जिसमें कार्बन जो कि कार्बनिक मूलक का भाग होता है अपने से कम विद्युत ऋणी या अधिक विद्युत धनी परमाणु के साथ में बंधित होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, क्या? जिसमें कार्बन किससे जुड़ा होता है? या तो अपने से कम विद्युत ऋणी परमाणु से या अधिक विद्युत धनी परमाणु से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल देखो, CH3Li, इसमें कार्बन और Li आपस में बॉन्डेड है। यहाँ पर अगर इसमें बॉन्ड की बात करें हम तो इसमें कार्बन पर तो क्या आता है? आंशिक धनावेश, जबकि लिथियम पर क्या आता है? आंशिक धनावेश। ठीक, क्योंकि यहाँ लिथियम की विद्युत ऋणता कार्बन से कम है और इसलिए इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड बनता है उसका नीचे क्या होता है कि कार्बन के पास में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर ज्यादा ट्रांसफर होता है, इसलिए यहाँ आंशिक धनावेश आ जाता है, जबकि लिथियम पर क्या आ जाता है? आंशिक धनावेश आ जाता है। इसी तरह देखिए बाकी और भी, ये है जिंक का कार्बनिक यौगिक। ठीक, इसे कहते हैं डायथिलियम जिंक। तो आपने देखा कि किस तरह कार्बन और धातु के मध्य बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन और लिथियम के मध्य बॉन्ड बना हुआ है। अगर आपसे कहे कि क्या ये भी कार्बनिक यौगिक है, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इसमें कार्बन और धातु के मध्य बंध नहीं है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन और धातु के मध्य बंध है, तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये कार्बनिक यौगिक है, हम यहाँ M किससे दर्शाते हैं? मेटल से दर्शाते हैं। तो देखो इसमें जो C माना कि यहाँ पर धातु और कार्बन के मध्य बंध तो बना हुआ है, लेकिन क्या ये कार्बनिक मूलक का भाग है? नहीं है। तो जो धातु कार्बोनिल होते हैं, धात्विक कार्बोनिल जो होते हैं वो भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड शॉर्ट फॉर्म OMC में नहीं आते हैं। ठीक है, हम इसी तरह देखिए साइनाइड, ये भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में नहीं आते हैं। क्यों? ना तो ये इनके जैसे विशिष्ट गुण दर्शाते हैं और ना ही ये इनकी जो शर्त है उसको संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में नहीं आते हैं। ये ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में आते हैं जिसमें कार्बन यौगिक कार्बनिक मूलक का कार्बन और धातु के मध्य सीधे बंध बना हुआ है, जहां पर कार्बन तो क्या होता है? आंशिक ऋणावेशित, जबकि जो धातु होती है वो क्या होती है? आंशिक धनावेशित। आपने देखा कि इस तरह यहाँ से ऋणावेशित और आंशिक धनावेशित है। अगर हम इसकी रिएक्शन ऐसे यौगिक से करवा दें जहां कार्बन तो क्या हो? जहां कार्बन तो हो, माना हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं ये क्या है? एलिट्रोमाइड। ये क्या है आपके पास में? मैथिलिथियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ब्रोमीन की विद्युतता कार्बन से ज्यादा है, तो यहाँ आंशिक ऋणावेश और यहाँ आंशिक धनावेश है। इन दोनों की अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में रिएक्शन करता है, आपको पता है। यहाँ से क्या निकल जाएगा? LiBr, और आपको क्या उत्पाद मिल जाएगा? आपको ये उत्पाद मिल जाएगा। तो देखो कि अगर हम OMC की रिएक्शन इस तरह के यौगिक से करवाते हैं तो यहाँ पर तो कार्बन और धातु के मध्य बंध था, लेकिन यहाँ देखो किसके मध्य में है? कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण हो गया है। तो इस तरह ऐसे यौगिक OMC का उपयोग संभव है। तो इस तरह और भी हम उत्पाद बना सकते हैं, ये इनका क्या है? उपयोगिता है। आगे देखिए, तो आपने अभी देखा कि OMC की डेफिनेशन क्या होती है। अब आगे देखिए इसका नामकरण। नामकरण क्या होगा?
तो देखो नामकरण का जो फर्स्ट रूल है उसमें देखते हैं हम कि ओएमसी के नामकरण में सबसे पहले हम कार्बनिक मूलक का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम धातु का नाम लिखते हैं। देखिए कैसे, अगर इसका नाम आपसे पूछा जाएगा तो इसका नाम क्या लिखोगे? यहाँ कार्बनिक मूलक क्या है? मेथिल, ठीक। CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल। और यहाँ धातु क्या है? लिथियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल लिथियम। ठीक है। अब इसी रूल में देखो, अगर इसकी संख्या कार्बनिक मूलक की संख्या 1 से ज्यादा हो तो उसको हम दर्शाएंगे। जैसे 2 होगी तो हम क्या बोलेंगे? डाई। 3 होगी तो क्या बोलेंगे? ट्राई। 4 होगी तो क्या बोलेंगे? टेट्रा। देखो कैसे, यहाँ पर कार्बनिक मूलक क्या है? एथिल। कितनी संख्या में? 2 संख्या में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? इसका नाम क्या बनेगा? डाई एथिल जिंक। ठीक है। इसी तरह इसका नाम क्या बनेगा? मेथिल सोडियम। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो कार्बनिक मूलक जो लिख रहे हैं वो और धातु दोनों की जो नाम है उनको अलग अलग नहीं लिखना है, उनको कैसे लिखना है? एक साथ लिखना है। ठीक है। ये दोनों जो शब्द है उनको अलग अलग में लिख के एक साथ लिखना है आपको। ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये एथिल है तो इसकी संख्या कितनी है? 3 है। तो इसको हम किसे दर्शाएंगे? ट्राई से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। तो आपका ये रूल फर्स्ट कंप्लीट होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक मेटेरियल कंपाउंड में नाम लिखते हुए पहले कार्बन वाले समूह का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में धातु का नाम लिखा जाता है। यदि इनकी संख्या 1 से अधिक है तो इनकी संख्या को भी प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड रूल देखिए, रूल सेकंड देखिए, यदि जो कार्बन वाला ग्रुप है उसमें यदि वो एरोमेटिक हो, कैसा हो? एरोमेटिक हो, तो उसकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा इन वर्ड्स का उपयोग नहीं करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? 2 होंगे तो 20, 3 होंगे तो 30, 4 होंगे तो 21। देखिए कैसे, यहाँ पर शर्त क्या है कि जो कार्बनिक वाला समूह है वो कैसा है? एरोमेटिक है। जैसे देखिए, इधर देखो, यहाँ पर देखो जो कार्बन वाला ग्रुप है वो क्या है? C5H5। इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइन। ठीक। और ये धातु क्या है? आयरन। इसकी संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपको? 2। साइक्लोपेंटाडाइइनाइन कैसा होता है? एरोमेटिक होता है, इसलिए इसकी संख्या को हम डाई में लिखकर क्या लिखेंगे? 20। एनपी को क्या लिखेंगे? आयरन। डिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। अगर हम इसकी ऑक्सीजन अवस्था देखें तो C5H5 पर होता है -1 अंश, तो यहाँ आयरन पे क्या है? 0। तो -1 -1 यहाँ क्या हो जाएगा? सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। इसको हम आगे देखेंगे किस तरह ऑक्सीजन अवस्था निकाली जाती है। इधर देखो, यहाँ पर आपको देखो दिखाई दे रहा है क्या? बेंजीन। बेंजीन दिखाई दे रहा है C6H6। जब बेंजीन दिखाई दे रहा है और वहां पर संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है आपको, तो 2 को क्या लिखते हैं हम? बिस लिखते हैं। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? बिस। इसको हम इस तरह कोष्टक में भी दर्शाते हैं, बिस बेंजीन
क्या आपके पास में क्रोमियम, बेंजीन पर आवेश क्या होता है 0, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगी 0। ठीक, तो आपने अभी तक 2 रूल देखे। फर्स्ट रूल देखा जिसमें आपने देखा कि किस तरह पहले कार्बन वाले ग्रुप का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में धातु का नाम लिखा जाता है। यदि कार्बनिक वाले भाग का संख्या ज्यादा है उसकी संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। सेकेंड रूल में देखा अगर ये एरोमेटिक है, आप इसको लिख सकते हैं। यदि ये एरोमेटिक है तो एरोमेटिक होने के कारण इसकी संख्या को हम डेल्टा से न प्रदर्शित करके किससे करेंगे, बिस या किससे प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपका थर्ड रूल है कि यदि कार्बनिक मेटलिक कंपाउंड में कार्बनिक ग्रुप के साथ साथ में अकार्बनिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो तो फिर उसका नामकरण कैसे करना है। जैसे देखिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम का ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड। इसमें देखो कार्बनिक यौगिक उसके साथ में अकार्बनिक यौगिक की है, तो इसका नाम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम कार्बन यौगिक मैथिल, फिर लिखेंगे हम धातु लिथियम, फिर लिखेंगे हम अकार्बनिक ब्रोमाइड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जैसे मानो आपके पास में ये है तो इसका नामकरण कैसे होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कार्बनिक यौगिक, तो यहाँ क्या है फेनिल, फिर लिखेंगे धातु, यहाँ क्या है मरकरी, फिर लिखेंगे हम अकार्बनिक यौगिक जो क्या है क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह आपको दिखाई दिया कि यदि कार्बनिक को अकार्बनिक ग्रुप जुड़ा हो तो कार्बनिक समूह, फिर धातु और फिर अकार्बनिक समूह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यदि इस तरह के कार्बनिक ग्रुप जुड़े हो जिसमें कि जो कि एरोमेटिक हो और वहां पर क्या जुड़ा हो, प्रतिस्थापी जुड़े हो। अगर ऐसा है तो पहले हम प्रतिस्थापी की संख्या को प्रदर्शित करेंगे और यदि ऐसे ग्रुप एक से अधिक है तो उनकी संख्या को भी प्रदर्शित किया जाएगा। देखो कैसे, ठीक है। यहाँ देखिए ये धातु है और इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है, धातु और कार्बन के मध्य बंध है, ये केसर कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। अब देखो ये एरोमेटिक है लेकिन यहाँ पर क्या जुड़े, प्रतिस्थापी जुड़े और उनकी संख्या एक से के अधिक है। अब इनका नामकरण देखते हैं हम, तो पहले प्रतिस्थापी की पोजीशन देखते हैं कहाँ जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता चला कि कहाँ कहाँ है 2 4 और 6 पे, सेम इधर भी होगा। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा 2 4 6 ट्राइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, लेकिन इसकी खुद की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसलिए ये एरोमेटिक है और एरोमेटिक होने के कारण यहां क्या आएगा 20 मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह यदि एरोमेटिक यौगिक हो और उससे प्रतिस्थापी जुड़े हो तो प्रतिस्थापी की पोजीशन को हम दर्शाते हैं और उसके बाद हम उसकी जो संख्या है उसको प्रदर्शित करते हैं और लास्ट में क्या लिखते हैं, हम धातु लिखते हैं। तो इस तरह आपने नोमेनक्लेचर की अभी तक कितने रूल देखे हैं, आपने नोमेनक्लेचर की आप 2-3 रूल देख चुके हैं। नेक्स्ट रूल आप देखिए, एक मिनट, ये जो बेंजीन है यहाँ बेंजीन ना आकर क्या आएगा, फेनिल आएगा, क्योंकि बेंजीन हम कब लिखते हैं जब C6H6 होता है। ठीक, जबकि यहाँ क्या है C6H5 है, तो यहाँ बेंजीन ना लिख के क्या आएगा, फेनिल आएगा। ठीक, आगे देखिए, माना कि धातु कार्बन यौगिक जो होते हैं उनको हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यदि
कार्बोनिल यौगिक का नामकरण में आपको जो सिलेबस है उसमें दर्शा रखा है। तो देखो अगर धातु कार्बोनिल यौगिक का नामकरण पूछा जाए तो हमें कैसे करना है। तो देखिए ये नेक्स्ट है धातु कार्बोनिल यौगिक। माना ये कार्बोनिल यौगिक है, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं धातु, क्या होगा यहाँ पर निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, सीओ को किससे लिखते हैं हम, कार्बोनिल से लिखते हैं। नेक्स्ट देखो यहां पर सीओ की संख्या क्या है, 5 को हम क्या लिखते हैं, पेंटा, और एटी को क्या लिखते हैं, आयरन। तो आयरन पेंटा कार्बोनिल। आपको ये ध्यान रखना है कि ये अलग अलग में लिखकर एक साथ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक चीज ध्यान रखना, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों क्या है, बराबर है। ऐसा ना कहना सीओ ऐसे लिख दिया और ओ ऐसे लिख दिया, तो ये कार्बोनिल ही होगा, क्या हो जाएगा, ये कोबाल्ट हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, कार्बोनिल। तो देखो Cr3 यहाँ पर धातु क्या है, क्रोमियम, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। ठीक है, तो ये हुआ कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। आगे देखते हैं सिलेन। सिलेन का नामकरण कैसे करेंगे। अब ये सिलेन क्या है, सिलेन किसे कहते हैं, तो SiH4 को हम कहते हैं सिलेन। ठीक है, SiH4 को क्या कहते हैं, सिलेन। अब ये सिलिकॉन के धातु यौगिक है, उनका नामकरण हम कैसे करेंगे। माना कि दिया हुआ है SiCH4 का होल 4, देखो कैसे, ये दिया हुआ। ठीक है, जिसे तो क्या कहते हैं, सिलेन। लेकिन सिलेन का जो धातु यौगिक कहते हैं उसको प्रदर्शित करते हैं इस तरह, R4 और सिलिकॉन। तो इसका नामकरण हम कैसे लिखेंगे, मैथिल कितने हैं यहाँ पर, 4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा मेथिल सिलेन। मतलब सिलिकॉन जो है उसको हम सिलिकॉन में लिखकर सिलेन लिखते हैं, क्योंकि गेट किस तरह होते हैं, जिस तरह SiH4 होता है, और SiH4 को क्या कहते हैं, सिलेन कहते हैं। तो ये सिलेन के व्युत्पन्न है, इसलिए इसका नाम क्या लिखते हैं, टेट्रा मेथिल सिलेन। इसी तरह अगर यहाँ पर C2H4 होता, ये होता, तो इसका नाम क्या हो जाता, टेट्रा एथिल सिलेन। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं। आपने इसके लिए 4-5 रूल देखे, आप इसको दोबारा देखना। ठीक, और आपने क्या देखे, डेफिनेशन देखी। ठीक है, एक तो देखे आपने कि ऐसे यौगिक जिनका क्या होता है, सिर्फ कार्बनिक ग्रुप जुड़ा हुआ तो कार्बनिक ग्रुप प्लस धातु आ जाएगी। यदि अकार्बनिक भी जुड़ा हुआ तो कार्बनिक धातु और फिर अकार्बनिक होगी। यदि एरोमेटिक ग्रुप होगा तो उसके लिए बिस्ट्रेस किसका उपयोग करेंगे। यदि एरोमेटिक के पास में प्रतिस्थापक भी होंगे तो प्रतिस्थापक की संख्या को प्रदर्शित करते हुए हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे। यदि कार्बनिक होंगे तो पहले धातु फिर कार्बनिक की संख्या के साथ कार्बनिक प्रदर्शित किया जाएगा। लास्ट में देखा आपने सिलेन, क्योंकि सिलिकॉन के क्या है, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है। तो इस तरह OMC का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे OMC का क्लासिफिकेशन। थैंक यू।